फाइटर का कैरेक्टर कैसे मिला? मैंने कोई 2.5-3 डायरियां भर दी थी अजहर अख्तर के बारे में लिखते एंड मैंने किया। मैं 4 दिन बात नहीं कर रहा था किसी से। ऑब्वियसली यार अब ऋतिक रोशन सामने से आ रहा है तो एक वो होता है कि यार ऋतिक रोशन आ रहा है सामने से। मेरे मॉम के दिमाग में था कि मैं IIT भी क्रैक कर लूंगा। इतने लोग जो मेहनत करते हैं, इतने साल घर छोड़ के जाते हैं, मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम, बट नहीं हो सकता है तो कैसे IIT। कॉलेज गया था तो मैं 120 kgs का था। फर्स्ट सेमेस्टर में आई लॉस्ट अराउंड 61 kgs। हाँ? मेरे घर वालों का भी यही रिएक्शन था, डर गए थे वो भी। फिर गया इंजीनियरिंग के बाद जॉब कर रहा था, बट समझ ही नहीं आ रही थी ब्रो। ना सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। मेरे को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प किया कास्टिंग में, क्योंकि मेरे को दिख रहा था मेरी एक्टिंग में इंप्रूवमेंट हो रही थी। मैक्सिमम ऑडिशंस जो मैंने दिए हैं ब्रो, या तो वो टेररिस्ट के रोल के लिए या वो ड्रग डीलर के रोल के लिए या फिर वो रैपर के रोल के लिए। दीपिका के साथ अपनी पहली मूवी करते हो और आपको उनके साथ एक भी सीन शेयर करने के लिए नहीं मिलता है, कैसा लगता है? कितना बुरा लगता है? Hello and welcome back to Unfolding Talents. Today we have with us good-looking bad boy from the film Fighter, Rishabh Sani. ऋषभ भाई बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। पॉडकास्ट ऋषभ। थैंक यू सो मच भाई। आप लोग कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। मस्त कैसे हो? मस्त मस्त। कैसा लगा इंट्रोडक्शन? भाई एकदम in the voice, bad boy, good looking, I love it. So ऋषभ, जब आपने स्टार्ट किया होगा एक्टिंग का प्रोसेस अपना, तो आपका एस्पिरेशन क्या था कि मुझे बैड बॉय कैरेक्टर्स करने हैं, या फिर इट जस्ट हैपेंड? यार मेरा एस्पिरेशन अगर मैं बोलूँ तो था कि लीड करने हैं। I wanted to do like the leading parts or like a very prominent part in films. Bad मतलब antagonist, protagonist ये मैंने सोचा नहीं था। बट कहीं ना कहीं when you know auditions देते कास्टिंग करते मतलब बीच में ऐसा हो गया था कि शायद नहीं हो पाएगा। बट ये समझ आ गया था कि मोस्टली कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, दे लुक एट मी इन दैट नेगेटिव शेड ओनली, क्योंकि जितने ऑडिशंस मैक्सिमम ऑडिशंस जो मैंने दिए हैं ब्रो, या तो वो टेररिस्ट के रोल के लिए या वो ड्रग डीलर के रोल के लिए या फिर वो रैपर के रोल के लिए। बीच में मैंने लिटरली एक प्रोजेक्ट का ऑडिशन किया था जिसमें वो बंदा रैपर भी था, ड्रग्स भी बेचता था और टेररिस्ट बन के निकलता है एंड में। आई वाज लाइक वाओ, ऑल इन वन। But that worked. I think people liked your performance in Fighter. Everyone Thank liked you. नहीं, touch wood. I've got a lot of appreciation for my performance in Fighter. बट ऋषभ, बात करते हैं हम सबसे पहले एक इंसान की, दीपिका पादुकोण की। जब आप दीपिका के साथ अपनी पहली मूवी करते हो और आपको उनके साथ एक भी सीन शेयर करने के लिए नहीं मिलता है, कैसा लगता है? कितना बुरा लगता है? ब्रो मतलब मैंने पढ़े थे, जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे लगा था साथ में शूट करेंगे, बिकॉज आई एडमायर हर एक्टिंग अ लॉट। मतलब व्हाट शी इज डन फॉर हरसेल्फ इज फिनोमिनल। बट फिर ऑब्वियसली बुरा लगा यार जब पता लगा कि यार उनके साथ शूट ही नहीं कर रहे। एक सीन था जिसमें हम लोग सेम फ्रेम में थे, फिर वो चेंज हो गया। अच्छा। बट वो भी लास्ट में चेंज हुआ था वो सीन। तो मैं एक दिन पूछ रहा था यार वो सीन कब शूट करेंगे? कह रहे उनका पार्ट तो हो गया शूट। मैंने कहा अरे। But you must have met her like on set. I met her not on set. I met her during the premiere. अच्छा। And मतलब वही कुछ 2-3 मिनट की मीटिंग अच्छा, थी। कभी सेट पे भी ऐसा नहीं हुआ कि आपका और उनका शूट साथ में आसपास हो, आगे पीछे हो? मेरा मेजरली शूट वाज विद द पाकिस्तान साइड ऑफ द फिल्म एंड ऋतिक सर। मेजरली उन्हीं के साथ, और किसी के साथ शूट था नहीं। तो ये फाइटर आपने एम्पायर की, राइट? एज अ कास्टिंग असिस्टेंट एंड एज एन एक्टर बोथ, राइट? जी। और फिर मैं देख रहा था कि आपने बेस्ट सेलर एंड एक और शो के लिए आपने उन सब में मैंने असिस्ट किया था कास्टिंग में बस। देयर वाज बेस्ट सेलर एंड देयर वाज वन मोर, आई बेस्ट सेलर था। यार बहुत प्रोजेक्ट्स किए थे यार मैंने, 7-8 प्रोजेक्ट्स में असिस्ट तो किया ये था। सब करते करते इसके बीच में फाइटर का ऑडिशन, मतलब फाइटर का कैरेक्टर कैसे मिला? क्या ऑडिशन प्रोसेस था? इसका तो कास्टिंग मुकेश सर के यहाँ पे हुआ था, मुकेश छाबड़ा के यहाँ पे हुआ था। अभी कास्टिंग आप कर रहे थे? तब मैं कास्टिंग कर रहा था। तो बड़ी इसके भी बहुत टाइमिंग की बहुत वो है यार, बहुत ही अनकैनी टाइमिंग थी इस चीज़ की। ये अप्रैल 2022 में मुझे मुकेश सर के यहाँ से कॉल आया कि एक फिल्म का ऑडिशन है। उन्होंने सिर्फ इतना बोलता नेगेटिव पार्ट के लिए है। मैंने कहा ठीक है। मैं ऑडिशन देने गया, ऑडिशन दिया। ऑडिशन एक्चुअली खुद से ही भेजा था, तो सेल्फ टेस्ट भेजा एंड फिर मैं काम पे लग गया, जैसे नॉर्मली ऑडिशन भेजो भूल जाओ। मई हो गया, जून हो गया। अब जून में मेरा ना थोड़ा सैचुरेशन हो गया था कास्टिंग को लेके, क्योंकि मैं बहुत काम आ रहा था, बहुत मतलब चीज़ें चेंज हो रही थी। और वो कास्टिंग ऑफिस में मैं सडनली सेकंड मोस्ट सीनियर कास्टिंग असिस्टेंट हो गया था। तो मेरे दिमाग में था यार ये तो अब मैं पूरी तरह से ही कास्टिंग करने लग गया, ये मेरे को नहीं करना था। मैं हमेशा से मेरी सर के साथ बहुत क्लियर वो थी कि सर मेरे को सिर्फ अपनी एक्टिंग इंप्रूव करनी है। तो मैंने कभी सैलरी नहीं ली वहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ सीखता था। और मैं यार महीने में अगर मैं 14 दिन ऑफिस नहीं हूँ तो मेरा कोई हक भी नहीं बनता मैं सैलरी मांगू। ओके। तो
वो करते करते मेरा तो हो गया था भाई। मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक अब मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, मेरा सैचुरेशन हिट हो गया। एंड ही वाज आल्सो लाइक ठीक है, गुड, तुमने जितना टाइम किया यू डन अ लॉट, अभी ओके। अच्छा। वो छोड़ा, उसके 3 या हफ्ते के अंदर ही मेरे को कॉल आया कि यार वो ऑडिशन दिया था। मैंने कहा कौन सा? ये तो बहुत सारे थे। कह रहे वो जो एक नेगेटिव पार्ट का था। मैंने कहा अच्छा हाँ। कह रहे उनको अच्छा लगा है, अभी ऑफिस आ जाओ, उसके अलग वेरिएशन शूट करेंगे। तो जून एंड के 27-28 जून के आसपास वो वेरिएशन शूट करके भेजे। फिर एक हफ्ते बाद कॉल आया कि सिद्धार्थ सर को ऑडिशन अच्छे लगे एंड ही वांट्स टू मीट यू, सिद्धार्थ आनंद। लाइक वाह क्या बात कर रहे हो। बट ठीक है, उस टाइम पे भी, ये पहले भी मेरे साथ हो चुका है कि ऑडिशंस अच्छे लगे हैं डायरेक्टर्स को एंड डायरेक्टर के साथ मीटिंग हुई है बट वर्कआउट नहीं किया। तो मैं काम था, मैंने बोला नहीं किसी को कुछ, मैं गया मीटिंग पे। और मैं मीटिंग पे जाते हुए बहुत नर्वस था यार, क्योंकि उनकी फिल्में मैं बचपन से देख रहा हूँ एंड ही इज ऑलवेज डन ओनली बिग बैनर फिल्म्स, राइट। और तब मुझे उन्होंने बताया था कि मीटिंग से पहले कि ये फाइटर के लिए था। तो मैं तो कहा ओह शिट, आर यू सीरियस, दिस इज ह्यूज। अब मैं सर से मिला, वी स्पोक फॉर अबाउट 45 मिनट्स 1 आवर एंड वो ये सारी कहानी बताई कि कहाँ से मैं आया, कैसे ये सब। एंड सर ने बोला ठीक है नाइस, मैं 10-15 दिन में ट्रैवल कर रहा हूँ, 10-15 दिन के लिए, आई विल बी बैक, तब तक थोड़ा वेट बढ़ा ले एंड साइज बढ़ा ले एंड देन लेट्स मीट अगेन। मैंने कहा ठीक है। एंड क्योंकि मैं मॉडलिंग कर रहा था तो उसमें हमेशा लीन प्रेफर करते थे लोग, तो मेरा वेट रहता था 68-69 kgs ऑलवेज। एंड मैं कार्ब्स नहीं खाता था उस टाइम पे, बहुत, मतलब एक मील में बैरली कार्ब्स खा लिए तो खा लिए। तो 10-15 दिन में मैं कुछ 6-8 किलो वेट बढ़ गया मेरा। मैंने कार्ब्स दबा के खाए। 10-15 दिन में 6-8 किलो ब्रो इजी, मेरा वेट गेन बहुत इजीली होता है, तभी मेरे को डाइट पे रहना पड़ता है पूरे टाइम। दैट्स क्विक। तो मैंने थोड़ा जंक खाया, थोड़ा अच्छा खाया, बट कार्ब्स बहुत खाए और मैंने 5-6 किलो जितना वेट चीट गेन। मील का बहाना मिल गया। मतलब मजे आ रहे थे यार, गेनिंग करने का मेरे को चांस नहीं मिला। जैसे मैंने आपको बोला व्हाट काइंड ऑफ अ फिजिक वुड आई लव टू हैव, तो मेरे को था कि इसमें साइज गेन कर सकते हैं, करो। तो फिर क्या, अगर ऐसा साइज गेन करना हो तो क्या खाते हो आप? ब्रो स्वीट पोटैटो, राइस बढ़ा दो, ब्रेड बढ़ा दो, दैट्स अबाउट इट। कार्ब्स, आप साइज आपको गेन करना है, इट इज ऑल अ गेम ऑफ कार्ब्स। बट वही है, फिर डर्टी गेनिंग भी होती है और क्लीन गेनिंग भी होती है। मैं प्रेफर करता हूँ क्लीन गेनिंग करूँ, क्योंकि फिर अननेसेसरी फैट भी चढ़ जाता है साथ में। मतलब भटूरे नहीं खाने। हाँ, भटूरे नहीं खाने, ब्रेड खा लो, ब्रेड खा लो, छोले ठीक है। हाँ। तो वो हुआ। फिर मैं सर से मिला, सर वाज लाइक बढ़िया है यार, ही टोल्ड हिज ईपी इसको लॉक करो। एंड वहां से फिर फाइटर की प्रेप चालू हो गई। बट ऋषभ, जो आपका कैरेक्टर है अजहर अख्तर, उसकी बैक स्टोरी ज्यादा दिखाई नहीं जाती है, फिर भी वो खतरनाक इतना लगता है कि मतलब पता है कि वो आएगा तो कुछ करके जाएगा। तो आपने इस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर क्यों किया, कैसे किया? क्योंकि क्या आपको मतलब बैक स्टोरी कुछ दी गई थी? बैक स्टोरी ब्रो, मतलब और मैं इसके बीच में एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो लाल आंखों के हाँ, बारे तो में। मैं अब हर चीज पे वो सब एक साथ interlinked आने है। वाला है। तो बैक स्टोरी ऐसा कुछ दी नहीं थी। मैंने इसके लिए एक एक्टिंग कोच है रचित सिंह, उसके साथ काम किया था। एंड उसने एक मतलब एक करिकुलम टाइप आप बोल लो डिजाइन किया था कि मुझे क्या करना है। और वो मैंने, मतलब मेरा शूट शुरू हुआ था जैन में, तो हमने वो शुरू किया था नवंबर से। उसके पहले नहीं, एक्चुअली अक्टूबर से शुरू किया था। उसके पहले मैं खुद से ही जो प्रेप कर रहा था। एंड क्योंकि मैंने जो वर्कशॉप्स वगैरह की हुई हैं उसमें हम लोग को अलग टेक्निक्स में सिखाया है कि इफ यू राइट अ बैक स्टोरी, इंसिडेंट्स लिख दो, पूरा एक चीज बना दो अपने कैरेक्टर के बारे में, एक वर्ल्ड क्रिएट कर दो उसकी, जिसमें कि फिल्म का लेना देना नहीं है। फिल्म जो भी फिल्म में हो रहा है वो बाद में हो रहा है, खुद से, मतलब दिस एक इज पूरा फॉर योर प्रीक्वल। यस, तो वो मैंने पूरा लिख दिया ब्रो। मैंने कोई 2.5-3 डायरियां भर दी थी अजहर अख्तर के बारे में लिखते लिखते। एंड फिर जब मैंने रचित के साथ किया काम शुरू, तो फिजिकल वर्क तो चल रहा था, बॉडी बनाने का काम तो मेरा अपना चल रहा था, उसमें तो मेरे को बहुत मजा आ रहा था, वो मैं बहुत खुश था वहाँ पे। तो ये रचित के साथ जब मैंने काम शुरू किया तो रचित ने मुझसे 3-4 चीजें करवाई कि मैंने लास्ट 3 months कुछ नहीं देखा टीवी पे एक्सेप्ट फॉर डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट टेररिस्ट, डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट वॉर टॉर्न नेशंस एंड डॉक्यूमेंट्रीज जो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड थी। दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज अलाउड टू वॉच। उसके अलावा मिनिमल फोन यूज़। बीच बीच में हम लोग ये एक्सरसाइज करते थे कि हफ्ता या 5 दिन 4 दिन कुछ बात ही नहीं करनी है, मुंह से एक शब्द नहीं निकलना है। ये रूल्स आपने अपने लिए खुद सेट किए थे या रचित ने करवाए थे? उसने मेरे को बोला था कि ये सब कर, ट्राई, जस्ट गो विद द प्रोसेस। ठीक है। एंड आई ट्रस्टेड हिम, ही इज अ वेरी गुड एक्टिंग टीचर, सो आई लाइक व्हाई नॉट यार, अभी यही तो करने आए हैं कि यू नो गेट इनटू द कैरेक्टर स्किन। यही तो, इसी में तो मजा है। व्हेन यू हियर अबाउट पीपल लाइक यू नो लाइक हाउ हीथ लेजर प्लेड जोकर, किसी को लगा नहीं था वो हीथ लेजर था, ही प्लेड इट सो नाइसली। तो गेटिंग अंडर द स्किन, तो आई थॉट प्रोसेस है, फॉलो करते हैं,
एंड मैंने किया, मैं 4-4 दिन बात नहीं कर रहा था किसी से, फ़ोन पे भी कुछ नहीं कर रहा था, घर वालों से भी अगर कुछ बात होती थी तो टेक्स्ट पे, एंड उस टाइम पे घर वाले भी थोड़े अंडरस्टैंडिंग हो रहे थे, बट उनको भी हो रहा था यार ये ऐसा क्या कर रहा है यार, ये क्या तरीका होता है। तो ये सब वर्कड वेल। उनको बता दिया था फाइटर मूवी में? हाँ नहीं, सिर्फ उन्हीं को बताया था मैंने, सिर्फ मेरे घर वालों को ही पता था। और किसी को नहीं? नहीं भाई, जब तक सेट पे पहुंचो नहीं और 10-15 दिन शूट ना हो जाए जिसके बाद तब आपको तक भरोसा रिप्लेस नहीं नहीं होता कर ना, सकते, एग्जैक्टली। तब तक बताना ही नहीं है। तो वही, फिर उसके बाद ये सब करते करते व्हेन इट केम ऑन स्क्रीन इट ट्रांसलेटेड, बिकॉज मुझे 1-2 ब्रीफ दिए गए थे कि यू नो अजहर अख्तर शुड लुक वेरी मेनिसिंग। मेरे को बोला गया था कि अजहर अख्तर तू समझ ले ऐसा कैरेक्टर है कि तेरे सामने एवेंजर्स हैं, क्योंकि वो पूरी एयरफोर्स की टीम थी और तू अकेला है, तो तेरे को थैनोस जैसी प्रेजेंस रखनी है। तो वो सब अग्रेशन, वो सब कुछ अंदर रख के आंखों में दिखाने के लिए, ठहराव ला के करने के लिए, दिस प्रोसेस रियली हेल्प्ड। और ये लाल आंख हाँ का क्या सॉरी scene था? यस, हाँ। तो जैसा आपने बोला बैक स्टोरी इतनी दिखाई नहीं थी, बट उसकी आंख लाल थी, उसके स्कार्स थे चेहरे पे, वो बुलेट पैलेट्स के निशान थे। Correct. सो दैट वाज टू ऐड कैरेक्टर एंड यू नो इन अ वे शो द ऑडियंस कि ही इज बीन पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ वॉर्स, वे बड़ा एक्सपीरियंस्ड यू नो मर्सनरी है। तो वो उस वजह से था। तो वो इतना बड़ा लेंस था भाई, इतना बड़ा पूरा आपको कॉर्निंग। हाँ, बिकॉज वो मतलब लेंस का पार्ट तो यहाँ जनरली यहाँ रहता है, हाँ हाँ, नहीं सेंटर में, bro, वो ब्लैक एरिया में रहता वो है। इतना बड़ा तो लेंस होगा, पूरा पूरा आंख में जाता था। हाँ, और And- आपका वो आई जो रेड हो रहा है वो बिल्कुल व्हाइट वाला पोर्शन है, करेक्ट, लेंस के ऊपर नहीं, उससे दिखता प्रॉपर था उससे। एक्सट्रीम राइट साइड, Correct. बाहर वाला। और वो सच में वो देखकर खतरनाक भी लगता था। बहुत सर ने जो लुक डिसाइड किया था, दैट वाज रियली उनको आता है यार, ही डज इट वेरी वेल, हाउ टू शो द कैरेक्टर्स इन हिज फिल्म, यू नो। तो मैं जानना चाहता हूँ यार, ऋतिक रोशन के साथ जब आपका पहला दिन होगा, वो एटमॉस्फेयर कैसा होगा? यार हाय ऋतिक सर, आई एम योर फैन, एक्शन, चलो मारने लग गए। नहीं हमारा ये कैसा? तो हमारा पहला इंटरेक्शन एक्चुअली एक्शन सीन में नहीं हुआ था। अच्छा। पहला इंटरेक्शन एक दूसरे सीन में हुआ था जो हम कश्मीर में शूट कर रहे थे, बट मेरे को इतना तो पता था यार, मैं ऐसे जाके नहीं बोलूंगा, मेरे को मेरे उस एक्टिंग कोच ने भी मना किया था कि ट्राई टू नॉट डू थिंग्स व्हिच ब्रिंग यू आउट ऑफ द कैरेक्टर। और मैं ऐसे जाके सर पे चढ़ के एकदम पहले दिन मिलके सर हाय आई एम अ फैन, ये वो नहीं, मैं वो करने वाला नहीं था। मेरे को था कि यार करो तो भी अच्छे से करो, एंड ऑब्वियसली यार अब ऋतिक रोशन सामने से आ रहा है तो एक वो होता है कि यार ऋतिक रोशन आ रहा है सामने से, बट फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने कहा हाँ ठीक है, फिल्म की शूट खत्म होएगी तब भी जो बोलना है बोल सकते हैं, अभी अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करो क्योंकि तुम्हारी पहली फिल्म है भाई, यू हैव टू मेक इट right. ग्रैंड, एंड दैट इज, मैं कंट्रोल में ही रहता था यार, आई वाज इन माय जोन कि अभी मैं अजहर ही हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ पैटी की नज़र से ही, एंड लकीली बाय गॉड्स ग्रेस, या फिर मतलब जितना मैंने बॉलीवुड कंज्यूम किया है लाइफ में, मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था एक्शन की तरफ। जो एक्शन डायरेक्टर थे परवेज सर, उन्होंने माइक पे एक शॉट के बाद बोला कि सर हम ऐसा लग रहा है कि आपने पहले कहीं पे सीखा है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत नेचुरल है, बहुत कंफर्टेबल हो आप। तो दैट वाज मतलब इनग्रेन्ड था मेरे में, क्योंकि मैंने इतनी फिल्में देखी हैं लाइफ में, इतनी फिल्में देखी हैं। कभी रियल लाइफ स्कूल में हुई है यार, मैं दिल्ली से हूँ, अभी वहाँ पे लोगों का ऐसी टेस्टोस्टेरोन और एंगर इतना भरा रहता है। स्कूल में हुई है 1-2 बारी लड़ाइयाँ, बट अगेन आई एम वेरी अगेंस्ट इट नाउ। आई फील लड़ाई करना इज द मोस्ट पॉइंटलेस थिंग। यंगेस्ट एयरफोर्स मेंबर अनिल कपूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ काम यार किया वो मुझसे भी यंग है भाई, मतलब ऑनेस्टली आई डोंट थिंक एनीवन हैज अ बेटर और अ मोर पॉजिटिव एनर्जी देन ही हैज। उन्होंने मतलब उनको क्या लोड पड़ी है यार, वो मुझसे बात करेंगे या मुझसे मिलेंगे भी या मुझे समझाएंगे चीज़ें, बट जब मैं उनसे मिला हूँ उन्होंने मुझे कुछ समझाया है, उन्होंने मेरे को गाइड किया है, और वो इतना स्वीटली मिलते हैं ना कि ऐसा लगता है कि मतलब बहुत टाइम से जानते हो, एंड ऐसा नहीं फील होने देते कि आप न्यू कमर हो और वो इतने बड़े स्टार हैं। इनफैक्ट वो भी और सिद्धार्थ सर भी, सिद्धार्थ आनंद ने भी यार, मतलब आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय, गॉड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस देम। बट आप एक सिविल इंजीनियर हो, ऐसा क्या होता है कि यार एक सिविल इंजीनियर डिसाइड करता है कि जॉब छोड़कर मैं मॉडलिंग करने जा रहा हूँ? आपने जॉब भी किया था एज ए सिविल हाँ इंजीनियर, जी राइट? ब्रो, सिविल इंजीनियरिंग कभी मुझे करनी नहीं थी आज सर, जो मतलब ऐसी मेरे को लॉ करनी थी, पर वो भी इतनी ज्यादा नहीं करनी थी कि लॉ ही करनी है, ऐसे पागल नहीं था मैं। तो मैं सोच रहा था लॉ करूंगा, एक दिन पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि देख ले इंजीनियरिंग, मैंने ठीक है इंजीनियरिंग कर लेंगे। फिर एक कॉलेज में एंट्रेंस में हो गया वेलोर में VIT,
तो वहाँ पे सिविल मिल गई, मैंने कहा ठीक है सिविल कर लेते हैं। वो वैसे भी लकीली सिविल मिली क्योंकि सिविल से इजी कोई इंजीनियरिंग की ब्रांच है नहीं। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मेरा कोई एप्टीट्यूड नहीं था। मैं 11th-12th सिवाय बोर्ड्स के फिजिक्स में हर बार फेल हुआ हूँ। हर बार मेरे बैच लोएस्ट मार्क्स आते थे पूरे 11th और 12th, क्योंकि मेरे टीचर्स भी मेरे को इतना लाइक नहीं करते थे स्कूल के। तो बट हाँ बोर्ड्स में मैं पास हुआ, बट फिर गया इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद जॉब कर रहा था, बट समझ ही नहीं आ रही थी ब्रो ना, सेटिस्फैक्शन मिल रही थी और सैलरी भी कोई इतनी खास नहीं थी। तो मैंने कहा क्यों मैं कर रहा हूँ ये। एंड जॉब करते टाइम मैं ये कर रहा था बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस। तो मैं एज अ फिटनेस मॉडल कम्पीट कर चुका हूँ दिल्ली में। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था जो बहुत बार ही दिल्ली आता था, वो खुद एक्टर है, और वो मेरे को हर बार बोलता था कि तेरे को बॉम्बे आना चाहिए यार, तू मतलब तेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा इंडस्ट्री में। तो मैं फिर उस टाइम पे मैंने एक पॉइंट पे था जब मेरा एक ब्रेकअप हुआ था एंड मुझे दिल्ली में रहना ही नहीं था उसके बाद। तो मैंने घर पे बोला मैं जा रहा हूँ 1 साल के लिए, 1 साल तो ट्राई करके आऊँगा। और फिर बस वहाँ से जॉब वॉब छोड़ी और सीधा बॉम्बे एंड थिएटर स्टार्ट कर दिया था फिर। व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन कि इंजीनियरिंग छोड़कर, एक इंजीनियरिंग जॉब छोड़कर यहाँ आना? ब्रो वैसे होता था ना, मतलब आई वेंट फॉर माय इंजीनियरिंग इन 2010। उस टाइम पे कल्चर ही ये था, आप स्कूल कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, फिर सोचो क्या करना है लाइफ में। तो वही था मतलब। पर माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। अच्छा। दे वर नेवर होल्डिंग मी बैक। उनको भी दिख रहा था कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, एंड मेरे को नहीं समझ आ रही थी उस टाइम पे कि क्या करना है। आई थिंक व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई वाज 26 एंड दे वर लाइक नहीं अभी तक नहीं समझ आया तो यार इससे बेटर अपनी मेहनत कर ले, अपने आप ट्राई कर ले, अगर इफ इट क्लिक्स एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी इन व्हाट यू आर डूइंग। एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट क्लिक्ड। राइट। आई एम वेरी हैप्पी इन व्हाट आई एम डूइंग। मतलब मैं क्यों कंटिन्यू भी किया, मेरा प्लान था मैं जॉब के बाद MBA करने जाऊंगा, बट मैं थोड़ा उस वे में ना थोड़ा समझदार हूँ मेरे को लगता है। मेरे को था मैं MBA करने जाऊंगा, मैं फिर से को पढ़ाई के लिए जाऊंगा, पढ़ाई करनी नहीं है, पैसा वेस्ट होने वाला है, मस्ती करके वापस आ जाऊंगा। जब मैं मेड द राइट चॉइस। आई मेड द राइट चॉइस। एंड ऑल्सो व्हेन आई केम हियर नो ब्रो, मैंने स्टार्टिंग में आते ही थिएटर किया एंड मुझे इतना मजा आने लगा ना, क्योंकि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, मैंने आज तक कभी अपने आप से जाके किसी से नहीं पूछा यार कि अगर 2+2 है तो मेरे को 3+5 भी समझा दे कैसे होता है। अपने आप से एफर्ट नहीं लेता था। यहाँ पे मेरे को अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, मैं अलग एक्टर्स से बात कर रहा हूँ, अपने थिएटर के डायरेक्टर्स से बात कर रहा हूँ, लोगों के जाके समझ रहा हूँ कि नई नई टेक्निक्स कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं खुद से। यू आर लविंग व्हाट यू आर डूइंग। Right, that's what दैट इज interesting, व्हेन आई yeah. डिसाइडेड एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि भाई अभी 1 साल में तो नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, बट आई नो दैट दिस इज समथिंग आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो मेरे पेरेंट्स ने ना इंजीनियरिंग के टाइम पे एक बहुत ही स्वीट और स्मार्ट गेम खेला था। ठीक है, उनने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया, बट वो होता है ना साल भर साल, देखिए इंजीनियरिंग कर रहा है कितना अच्छा है, देखिए इंजीनियरिंग कर रहा है कितना अच्छा है। एक तो मैं IIT से 10 मिनट दूर रहता था, IIT दिल्ली से। तो मेरे मॉम के दिमाग में था कि मैं IIT भी क्रैक कर लूंगा। उनने बोला पेपर दे दे। मैंने कहा क्यों दे दूं यार, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कह रही नहीं दे दे, क्या पता तुक्के में हो जाए। मैंने कहा अच्छा ऐसे ही होता है। तो मैं गया IIT का एग्जाम देने, तो उसमें 2 एग्जाम होते हैं 3-3 घंटे के, और बीच में गैप होता है। हाँ राइट। अब पहला पेपर जो था मेरा, वो मेरा खत्म हो गया 45 to 50 मिनट्स में, क्योंकि मैं बस करके आ गया। और मैंने बोला कि ये मेरा पेपर हो गया, मेरे को जान दो। कह रहे नहीं जा सकते। मैंने कहा शिट। मैं फिर वहीं बैठा रहा, गर्मी में सो गया मैं। पेपर खत्म हुआ, मैं उठा, मैं वापस ही नहीं गया दूसरे एग्जाम के लिए। मैंने कौन 3 घंटे और वेस्ट करेगा। अच्छा, दूसरा पेपर दिया ही नहीं था यार होना ही नहीं था। तुक्का IIT थोड़ी तुक्के से हो जाता है यार। इतने लोग जो मेहनत करते हैं, इतने साल घर घर छोड़ के जाते हैं, मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम, बट नहीं हो सकता है तुक्के से IIT। मुझे याद है ये 2 पेपर के बीच में जो ब्रेक होता है, तो सेंटर मेरा था मथुरा में। एंड मथुरा में आई डिडंट हैव एनी प्लेस कि मतलब वापस नहीं जाऊंगा फिर आऊंगा, टाइम नहीं है, उतना टाइम रहता नहीं है ब्रेक का। तो मैं बैठे बैठे सो गया था। फिर सेकंड पेपर जब स्टार्ट हुआ, पेपर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुआ, फिर उठाया गया कि उठ जा पेपर देना। आपने अपनी रैंक चेक की थी पेपर के बाद? रैंक भी नहीं चेक की थी मैं वहां देख के फिर लग गया कि उसी वक्त समझ में आ गया था कि अब रिजल्ट्स का वेट नहीं करना है। नहीं यार, इट्स टू टफ। तो खैर ऋषभ, आप फिर वहाँ से आप मुंबई आते हो। मुंबई में आपने थिएटर भी किया, आपने मॉडलिंग भी की, बट साथ ही साथ आपने कास्टिंग भी किया। ये कास्टिंग में कैसे एंट्री हुई और कैसा एक्सपीरियंस था? या वो मैं बोलूँगा बहुत ही लकी डिसीजन था इन अ वे, बिकॉज मैंने ना एक वेब सीरीज की थी इससे पहले, द एम्पायर। तो उसका जब ऑडिशन दिया मैंने, तो वो मैंने ऑन माई के रोल पे दिया था, कविश सिन्हा जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनके वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे लॉक हुआ, तो लॉक होने के बाद शो शुरू होने में आई थिंक 2 months बचे थे, 1.5 to 2 months। तो एक दिन सर अपने एसोसिएट्स के साथ मेरे को एक कॉफी शॉप पे मिल गए, और उन्होंने मुझे बोला कि देख अभी 1-1.5 महीना है, इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू थिंक यू कैन,
तू ऑफिस आके लोगों को क्यूज देना शुरू कर दे। ओके ओके तो ये आई थिंक 2019 की बात है, 19 अगस्त की बात है, क्योंकि सितंबर एंड में शो शुरू होना था। अच्छा तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैंने उनको बोला कि जो मेरे मॉडलिंग के रहेंगे शूट्स तो मैं तब जाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, तू बस आके क्यूज दे दो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर यू नो। एंड 19 में मूव हुए थे आप? मैं 18 में आया था भाई, 18 में आए थे। 18 फरवरी 11th या 10th 2018। अच्छा तो विद इन अ ईयर यू डिड वन, यू क्रैक्ड वन शो, मतलब एक सीरीज मिल गई थी। महमूद महमूद व्हिच इज गुड यार, व्हिच इज गुड, मतलब व्हिच इज ग्रेट आई वुड से। टचवुड या। तो वो हुआ एंड मैंने क्यूज देना शुरू किया। फिर शो किसी वजह से पुश हो गया, 2 महीने दिसंबर तक पुश हो गया था। दिसंबर तक फिर मैंने भी कास्टिंग में नहीं छोड़ा। मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत सही एक्सपीरियंस था। फिर वो शो और 3 महीने पुश हो गया, फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में तो कुछ ऐसे सच काम हो नहीं रहा था। तो लॉकडाउन खुला, मैं वापस आया, तो मैंने सर से बोला कि सर मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा था मेरी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट हो रही थी, प्लस स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग। मेरे जो वहाँ पे लोग एसोसिएट्स थे वो कास्टिंग की वजह से इंप्रूवमेंट हो रही थी। कास्टिंग की वजह से ब्रो, क्योंकि मैं कास्टिंग नहीं करता था, मैं मेजरली बस क्यूज दे रहा होता था स्टार्टिंग में। ठीक है। एंड जो वहाँ पे लोग काम भी करते थे, एसोसिएट्स एंड जो बाकी के असिस्टेंट्स थे, वो सब बहुत ही मतलब बहुत नॉलेजेबल लोग हैं व्हेन इट कम्स टू यू नो एक्टिंग, और व्हेन इट कम्स टू हाउ टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट। तो वो कंटिन्यूस चल ही रहा था। मेरा ऐसा हो गया था, जब मैं लॉकडाउन खत्म हुआ, मैं वापस आया, मैं शूट पे होता था, शूट वूट किया, वापस आया, अपनी वैनिटी में लैपटॉप खोला, एडीज के पास जाता था, ये देख लो यार ये ऑप्शंस जो बच्चे कुछ कैरेक्टर्स लॉक करने हैं, उनको भी लॉक करवा रहा होता था। तो वो कास्टिंग मैंने छोड़ी नहीं है, मेरे को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प की है कास्टिंग ने। क्योंकि जब आप बॉम्बे में सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो ना, तो ऐसा होता है कि दिन रात का वो नहीं रहता, हिसाब नहीं रहता, बिकॉज कोई ऐसा सेट स्केड्यूल नहीं है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है। उसकी वजह से ना एक सेट स्केड्यूल हो गया था, क्योंकि मेरे को 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता था। तो और मैं जिम नहीं मिस कर सकता था, क्योंकि मैं उसको लेके बहुत बहुत पागल हूँ मैं उसको लेके। तो मैं सुबह 7:30 8 बजे उठ के जिम जाता था, फिर वहां से ऑफिस जाता था, एंड ऑफिस खत्म करके फिर अपने बाकी काम किए, रात को चिल करा, जो भी। बट वो एक जो रूटीन सेट हो गया था ना, उसने मेरी बहुत हेल्प की है भाई। तो एक डिसिप्लिन आ गया एक तरह से। डिसिप्लिन आ गया मेरा। आप जब यहाँ होते हो, जब नए आते हो, काम नहीं होता है, तो बहुत दिमाग खाली रहता है। उस टाइम पे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिकॉज मैं उसमें इतना बिजी हो गया था, मेरे को वो थॉट्स आते ही नहीं थे। सी माइंड इज अ वेरी यू कैन ट्रिक योर माइंड इनटू डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी मैं एक्टर बनने आया हूँ, मेरे को एक्टिंग का काम अगर स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा है जब तक, तो आपके दिमाग में चलते रहेगा काम नहीं मिल रहा है। बट अगर आप उसी टाइम पे कोई दूसरा काम कर रहे हो विच कॉम्प्लीमेंट्स द इवेंचुअल थिंग दैट यू वांट टू डू, करेक्ट, तो आपका दिमाग में रहता है कि यार हाँ ठीक है, कुछ तो चल रहा आई एम है। डूइंग समथिंग। हां एग्जैक्टली। एम्पायर की शूट फाइनली कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी भाई अक्टूबर 2020 में, लॉकडाउन खुलने के 20 जिस में। बाद। हाँ, तो आप आते हो मुंबई 18 में, फेब में, और ये शूट स्टार्ट होता है अक्टूबर 20 में। इसके बीच का पीरियड कैसा था? मतलब मैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, या फिर कभी ऐसा लग रहा था यार थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम? नहीं यार, मेरे साथ लकीली एक चीज़ अच्छी हुई थी। जब मैं आया था and जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया था, तो उसके कुछ 2-3 महीने बाद ही मेरे को 1-2 कोऑर्डिनेटर्स ने थिएटर में या इधर उधर वर्सोवा रामनगर में देखा था, एंड उन्होंने मेरे को मॉडलिंग जॉब्स ऑफर करने शुरू कर दिए थे। तो बहुत जल्दी आने के बाद मेरे को मॉडलिंग का काम मिलने लग गया था। फिर धीरे धीरे मॉडलिंग का काम बहुत बढ़ गया था। मैंने मतलब कई बहुत मॉडलिंग की है यार, जिस ब्रांड के लिए बोलो, जिस डिजाइनर के लिए बोलो, मैंने की है। तो मॉडलिंग वाज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी थ्रू जब तक एक्टिंग का काम नहीं मिल रहा तो था। ये जॉ लाइन आप ये दिल्ली से लेके आए थे या यहाँ आके बनी? ये तो मेरी साउथ में बनी थी ब्रो, कॉलेज के टाइम पे। क्योंकि मैं कॉलेज गया था तो मैं 120 केजीज का था, एंड उस टाइम पे तो फुल गोल था मेरा चेहरा। तो मेरा वेट लॉस बहुत रैपिड था यार। मैंने अराउंड फर्स्ट सेमेस्टर में 6 महीने में आई लॉस्ट अराउंड 61 केजीज। हाँ, क्योंकि 61 केजीज। हाउ मच डिड यू मैं 120 केजीज गया था, 59 हो गया था 6 महीने के बाद। और मेरे घर वालों का भी यही रिएक्शन था, डर गए थे वो भी। तो बेसिकली यार मैं वहाँ गया था, वहाँ दिल्ली से गया था। दिल्ली ये में हो गया था या फिर ये आप कर रहे थे? यार स्टार्टिंग में हो गया था, फिर मैंने रियलाइज कर लिया और मैं करना शुरू कर दिया था। मम्मी का रिएक्शन क्या था? मेरा बेटा इतना पतला हो गया। मैं बताता हूँ, बहुत ही 2 रिएक्शन थे ब्रो। तो जब भी मैं कॉलेज गया, वहाँ पे ना उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, मतलब खाने के मामले में आप कुछ ऐसा था ही नहीं जो सुना हुआ होगा। एंड हमारा जो अच्छा खाना, मैं मेस का खाना खाया फर्स्ट डे जाके, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया 1 हफ्ते के लिए। फिर मैं वापस आया, मैंने ट्राई किया मेस जाके, मैंने देखा एक बच्चा लड़ रहा है कैफेटेरिया वाले से कि रोटी पे फंगस लगी हुई है।
मैंने कहा मैंने नहीं खाना मेस में। और जो रेस्टोरेंट्स थे वो, हमारा कैंपस बहुत बड़ा था, इट वाज अराउंड 350-400 एकड़। तो हॉस्टल से बाहर रेस्टोरेंट तक जाना वाज लाइक अ 20 मिनट वॉक, या फिर अगर किस्मत हुई तो ऑटो मिल जाएगा। बट बहुत गर्मी थी ब्रो, एक तो साउथ इंडिया था एंड वो भी उसका हॉटेस्ट पार्ट था वो, तो अवॉइड ही करना पसंद करता था मैं। और मैंने देखा कि ये फूड पॉइजनिंग, हॉस्पिटलाइजेशन और इस सब की वजह से मेरा वेट गिर रहा था। हफ्ते में 3 किलो ऐसे गिर गया, 2 हफ्ते में 6 किलो गिर गया। और पहली बारी मैं वेट वेइंग स्केल में ऐसे नीचे जाते हुए देख रहा था स्केल को। तो मैंने कहा बट दिस इज नॉट हेल्दी यार, मतलब नहीं था ब्रो, नहीं था। अभी इस एज में करूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो मैं 17-18 था तो मैंने कर लिया उस टाइम पे, और उस टाइम पे नॉलेज भी नहीं थी मेरे को। राइट। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैंने कहा इसको ना एग्रीवेट कर देते हैं, क्योंकि मेरे को था मैं घर जाऊंगा वेकेशंस के लिए, तो घर वाले पंजाबी फैमिली में जैसे होता है Right. ये खा वो खा, खिलाते रहेंगे, हाँ पराठे भटूरे देसी सब घी। सब। तो मेरे दिमाग में वो भी था, मैं घर गया तो वो खिलाएंगे ही खिलाएंगे, तो वापस मोटा होने ही वाला हूँ मैं। तो मैंने ना खाना ही छोड़ दिया कॉलेज में। मैं पूरे दिन में 1 पैकेट मैगी खा रहा था सिर्फ डिनर के लिए। और बाकी टाइम जब मुझे भूख लगती थी, मैं वो 20 रुपीज वाली बिस्लरी की बोतल लेता था, उसको डाउन कर देता था पूरी, एक बारी में खत्म, उससे पेट भर जाता था। अरे तो ये करते करते मैं कुछ 70-75 के बीच में पहुंच गया था, अराउंड दिवाली। दिवाली ब्रेक्स पे मैं घर गया, मेरे घर वाले बहुत खुश कि ये तो बहुत सही पतला हो गया, कि उस टाइम पे भी मैं एकदम सिकुड़ नहीं गया था, आई वाज लाइक अ लिटिल चबी फैट। एंड मेरे घर वाले बहुत फिटनेस में हैं शुरू से ही, तो उनको, और मैं और मेरी बहन हम दोनों मोटे थे बचपन से, तो उनको बहुत होता था कि यार ये क्या कर रहे हो तुम अपने साथ। तो जब मैं घर गया वो बहुत खुश, कह रहे वाओ ये तो बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा वहाँ भेजने का तुझे। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, आई एम अच्छा, आल्सो। पहले पेरेंट्स ही इतना आपको पैम्पर करते हैं, वो आपको चाहते हैं कि आप हेल्दी हो जाओ। फिर जब आप हेल्दी हो जाते हो फिर आपको बोलते हैं कि नहीं, अरे वो यार, खिलाते अरे रहते हैं, ज्यादा खाओ। healthy हो गए। एग्जैक्टली खिलाते रहते हैं और फिर खाने के बाद यार अब आपने बचपन तो में इतना प्यार दिया। बचपन में आप 6-6, 8-8 पराठे अगर खिला दोगे तो ऑब्वियसली बड़े होते होते एपेटाइट उतनी हो ही जाएगी, राइट। मैं मतलब हम मेरे कजिन्स में ऐसे शर्त लगती थी कौन ज्यादा खा पाएगा। मेरे को याद है एक दिन मैंने 10 बटर नान खाए थे भाई, लंच में 10 बटर नान प्रॉपर। एंड बस वही, फिर जब मैं दिवाली ब्रेक्स में आया तो घर वाले बहुत खुश, क्योंकि आइडियल वेट पे था मैं उस टाइम पे, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा। फिर मैं वापस चले गया। फिर 1-1.5 महीने बाद विंटर ब्रेक्स में आया तो मैं 59 kgs हो गया था। तब मेरे घर वाले डर गए, कह रहे थे वो बीमारी ये हो गलत गई हो है, रहा है कोई कुछ। तू चल डॉक्टर के पास, ब्लड टेस्ट कराने हैं। मैंने कहा चलो कुछ है ही नहीं, मैं खा ही नहीं रहा। 59 फॉर योर हाइट इज अंडरवेट। अंडरवेट Underweight है। ब्रो, मतलब मैं मेरे यहाँ से बोन्स प्रोट्रूड करने लग गई थी। अगर मैं आपको आप जॉ लाइन बोल रहा हूँ ना, उस टाइम पे तो ऐसे हो गया था कि ये खड्डे पड़ गए। हाँ ऐसा हो गया था सीन। बट फिर वही मेरे को थोड़ा रियलाइज हुआ यार कि ये तो बहुत ज्यादा पतला हो गया हो, क्योंकि मैं अभी तो उस माइंडसेट से रहा था ना, जो एक मोटे इंसान को क्या होता है यार, पतला होना है, पतला जितना पतला हो सकते हो उतना पतला बढ़िया है। तो एक पॉइंट आया जब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ठीक है, अभी तो कोई भी ऐसा डाइट अवेयरनेस शायद नहीं होगी। कुछ ही नहीं थी उसके पहले, फिटनेस के बारे में कुछ था ही नहीं यार। कॉलेज में ज्यादा पता भी मैं नहीं खाई तो सिर्फ तब एक तक मैगी आप रहा था, workout भी obviously नहीं कुछ करते, नहीं कर रहा उसके था। बाद आपने वर्कआउट करना उसके start बाद जब मैं बहुत पतला हो गया, मेरे को खुद से शर्म आने लगी यार कि मतलब एनोरेक्सिक लग रहा हूँ मैं। तब मैंने फिर वर्कआउट चालू किया, हल्की फुल्की रिसर्च की, फिर एक डाइट लगाई, वर्कआउट चालू किया, और वहां से फिर मैं पूरी तरह से फिटनेस में घुस गया। कहीं ना कहीं बिकॉज आई वाज फैट, तो जितना मैं मोटा था उतना ही ज्यादा मैं फिटनेस में लाइफ में घुसता रहा, और उसी वजह से मैंने आगे जाके फिर compete वगैरह भी किया, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आने लगा था कि यार एब्स वगैरह दिख रही हैं, मसल में शेप आ रही है। बस दैट वाज लाइक अ हाई फॉर मी। तो अब मैगी और नान वगैरह खाते हो कभी? अब नहीं अब मैं नहीं खाता यार, मेरे को बटर चिकन खाए हुए बहुत सदियां हो गई हैं, बट छोले भटूरे खाए हुए तो बहुत ही टाइम हो गया है। मैगी अब मुझे बट छोले भटूरे खाने का तो मन करता ही होगा यार। मन नहीं करता यार अब मेरा। मतलब मैं, आप मानोगे, मैं पिछले 8 साल से एक प्रॉपर कैलोरी काउंट करके खाना खाता हूँ। मेरा खाना, हाँ एवरीडे 8 साल से हाँ वो मेरा खाना वेड है। मतलब अगर मैं चावल खाऊंगा तो वो 150 ग्राम है, तो वो स्केल पे लग के 150 ग्राम होगा। चिकन 300 ग्राम है तो 300 ग्राम होगा। तो दिखता भी है आपको देख के। तो मतलब मेरे को बहुत पसंद है ये करना। तो ऋषभ, आगे आप किस तरह के रोल्स करना चाहते हो, किस तरह के वो करना चाहते हो, एंड आर यू ओपन टू डू लाइक वेब शोज एंड एवरीथिंग, या फिर फिल्म ही करनी है? नहीं, मेरे को सब करना है यार। हाँ। मतलब सब कुछ करना है मेरे को। कहीं आई एम ओपन टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। किस तरह के रोल्स? प्रेफरेबली आई वुड लव टू डू अ कॉमेडी फिल्म और अ कॉमेडी शो। मतलब आई लव कॉमेडी ब्रो। मैं फेवरेट इंडियन में कौन सी फेवरेट मूवी है यार अभी तो मेरी ये अपनी अभी तो गो गॉन थी, इसके पहले अभी मेरे को ये मडगांव एक्सप्रेस है, तुम बोलने वाला था। फिल्म है। मैं हंस के पागल हो गया था उसमें। एंड दैट इज काइंड ऑफ द जोन दैट आई वो मैड कॉमेडी आप करना चाहते हो। करेक्ट, दैट इज द जोन जो कि मेरे को व्हिच आई प्रेफर आल्सो, यू नो। एंड
इंडिया में ज्यादा बन नहीं रही वैसी फिल्म्स. If you look at films abroad, बहुत ऐसी फिल्में हैं जो कि like The Interview, Pineapple Express, But I This think is the End, all कुणाल these. खेमू ने वो जोन अच्छे से पकड़ लिया है. इससे पहले लुटकेस भी किया था उसने, थोड़ी सी हाँ, वही बैड अरे, कॉमेडी. बहुत अच्छा जोन पकड़ा है यार. रियल लाइफ में ऋषभ कैसा है? ऋषभ क्या फनी है? बहुत फनी है. बहुत विटी, बहुत फनी. मुझे अच्छा लगता है, मैं अगर लोगों के साथ बैठा हूँ तो मैं हंसा रहा हूँ लोगों को, लोग हंस रहे हैं. आई लाइक टू हैव दैट एटमोसफेयर अराउंड मी. और बहुत डिसिप्लिन हूँ मैं रियल लाइफ में. आर यू अ सोशल पर्सन? हाँ, तो आई लाइक टू एंड माई पार्टीज प्रीटी अर्ली. 12:30-1 बजे तक इफ आई गेट होम आई एम हैप्पी, बिकॉज आई लाइक टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो की है, बहुत पार्टी की है. There were years when I was not reaching home till 6-7 in the morning. बीच में तो ऐसा टाइम आ गया जब मैं दिल्ली रहता था, मैं सुबह कहीं से वापस आया हूँ एंड माई डैड इज गेटिंग रेडी. मैं आके बस बैठा हूँ सोफे पे एंड क्योंकि मैं किसी के घर पे ही गया था तो मैं शॉर्ट्स और शूज में ही था. तो मेरे डैड आए, वो कह रहे हैं तू उठना, जल्दी उठ गया. और मैं काफी एम्बैरेस हो गया था. मैंने कहा हाँ डैड उठ गया, चलो वॉक पे चलते हैं. और उनके साथ वॉक पे निकल भी गया हूँ. आधा 1.5 राउंड मारा है. उसके बाद मैं यार पापा मैं झूठ बोल रहा था, मैं सोया नहीं हूँ, प्लीज वापस ले चलो घर. बहुत नींद आ रही है. हैंगओवर में मॉर्निंग वॉक. हैंगओवर तो नहीं है, मैंने कभी इतनी दारू पी नहीं है लाइफ में. अल्कोहल इतनी ज्यादा कंज्यूम की नहीं है क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं पसंद नहीं है. मुझसे संभलती वो दिखता भी है यार. मुझे संभलती भी नहीं है ब्रो. मेरे को मतलब दूर ही रहना बट बेटर है. इफ यू हैव टू ड्रिंक, व्हाट्स योर पॉइजन? मतलब if you're drinking. Tequila, bro. When I used to drink, I used to have like a bottle of tequila by myself in one night. Oh. क्योंकि मैं इस पीता था तो मैं इसलिए पीता था कि यार ये नहीं करना कि बस 2 ड्रिंक पी लिए और हल्के से बज में चल रहे हैं. मैं पीता था तो बस खत्म होना. अच्छा, tequila has the lowest carbs, I guess. I think so. Gin or tequila maybe. I don't know. So Rishabh, it was great talking to you and we hope कि बहुत जल्द आपका और भी काम आए and we get a chance to invite you again here. 100%. And we'll talk many more about it. So manifesting that for you. All the I very lovely best. chatting with you guys also यार. मजा आ गया. ग्रेट, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर योर मजा टाइम. जल्दी से जो भी आपका ये प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप बता नहीं रहे हो हमें, ये लॉन्च हो और हम वापस से ये करें. Very nice. Guys, you were watching me on Digital Commentary and if you like the podcast, then do like, share and subscribe to Digital Commentary.